ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना मात्र हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 41। वृद्ध व्यक्ति इतना गुस्से में था कि वह बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं था। अर्जुन कपूर ने आश्चर्य से सिर घुमाया और एक मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा जो धूर्त नजरों से उसकी ओर देख रहा था और व्यंग्यात्मक भाव से मुस्कुरा रहा था। तुम कौन हो? अर्जुन कपूर ने सोचा, लेकिन उसे यह आदमी याद नहीं आया। मैं ज़ुइक्सिन लॉ का मालिक हूँ, नरेश गुप्ता। धूर्त व्यक्ति ने गर्व से अपना परिचय दिया। ओह, तो तुम वही ज़ुइक्सिन लॉ के मालिक हो जो मुझसे सीधा सामना करने की हिम्मत नहीं करता और मेरी पीठ पीछे छोटी मोटी चालें चलता है। अर्जुन कपूर ने घृणा से कहा। क्या ये वही व्यक्ति नहीं था जिसने पहले उसकी दुकान में लोगों को गड़बड़ी करने के लिए भेजा था? लेकिन अर्जुन ने आसानी से उस समस्या को हल कर दिया और उन लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया। अर्जुन कपूर की बात सुनकर नरेश गुप्ता को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने तुरंत विषय बदल दिया। पिछली बार जो हुआ था वह महज एक दुर्घटना थी। तुम, एक छोटे से रेस्तरां के मालिक अध्यक्ष सुरेश नायर की इस हवेली में कैसे आ गए? कहीं तुमने सुरक्षा गार्डों की नज़रों से बचकर अंदर घुसने की कोशिश तो नहीं की? नरेश गुप्ता ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। अगर तुम अंदर आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं आ सकता? वास्तव में मेरे लिए यहाँ आना तुमसे कहीं अधिक स्वाभाविक है। अर्जुन कपूर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। लोकप्रियता, प्रतिष्ठा, ताकत, किसी भी लिहाज से अर्जुन कपूर का गंगा व्यू मंडप नरेश गुप्ता के ज़ुइक्सिन लॉ से बेहतर था। तू? अर्जुन कपूर की बात सुनकर नरेश गुप्ता का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। बॉस नरेश मेरे साथ हैं, इसमें कोई समस्या है? तभी एक भारी आवाज़ गूंजी। इसके बाद नरेश गुप्ता के समर्थक वर्मा ग्रुप के अध्यक्ष अमित वर्मा आत्मविश्वास से कदम बढ़ाते हुए आए। मिस्टर अमित, ये वही गंगा व्यू मंडप का मालिक है अर्जुन कपूर जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। नरेश गुप्ता ने धीरे से अमित वर्मा के कान में कहा। ये वही आदमी है। अमित वर्मा ने अर्जुन कपूर की ओर देखा और फिर पास में बैठी ईशा पटेल को देखा। उसे ये देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। तुम इतनी छोटी उम्र में ही गिगोलो बन गए, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? अमित वर्मा ने घृणा से कहा। ओह, तो यह आदमी ईशा पटेल का रखेल है और केवल एक छोटा सा रेस्तरां मालिक है। कुछ दूर खड़े राकेश राजपूत, जो समृद्ध राजपूत परिवार के सबसे बड़े बेटे थे, ने यह सुनकर अर्जुन कपूर के प्रति और भी अधिक अवमानना प्रकट की। हालांकि इसी अवमानना के साथ साथ उसे अर्जुन कपूर से जलन भी हो रही थी। जिस ईशा पटेल को वह पाना चाहता था उसे अर्जुन कपूर ने जीत लिया और अब वह उसके साथ था। ये कितना अपमानजनक था। मुझे यकीन है कि यह लड़का यहाँ ईशा पटेल के कारण आया है। वह खुद किसी लायक नहीं है। राकेश राजपूत ने अपने मन को तसल्ली देते हुए सोचा। जैसे जैसे वह अर्जुन कपूर और ईशा पटेल को एक साथ देखता गया उसका गुस्सा बढ़ता गया। अर्जुन, तुम रुको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राकेश राजपूत ने अपने दिल में अर्जुन कपूर को धमकी दी। गुस्से से जलता हुआ वह जल्दी से वहां से चला गया। अगर वह और वहां रुकता तो शायद गुस्से में उसकी उम्र कुछ साल कम हो जाती। गिगोलो बनकर जीना। अमित वर्मा की बात सुनकर अर्जुन कपूर ने तुरंत जवाब दिया। गिगोलो बनकर जीने में क्या बुराई है? तुम भी गिगोलो बनना चाहते हो लेकिन चाहकर भी नहीं बन सकते। तुमने क्या कहा? अमित वर्मा गुस्से से तिलमिला गया, मानो उसके किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया गया हो। लड़के, इंतजार कर, तुम्हारा गंगा व्यू मंडप 3 दिनों के भीतर बंद हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं, अमित वर्मा, अपना नाम बदल लूंगा। अमित वर्मा ने कसम खाए। मैं दूसरों से नहीं निपट सकता, लेकिन तुम्हारे जैसे एक छोटे से रेस्तरां मालिक से निपटना मेरे लिए बहुत आसान है। इसी समय इस कॉकटेल पार्टी के मेज़बान यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के मालिक सुरेश नायर अपने अन्य मेहमानों से मिलकर यहाँ आए। क्या आप श्री अर्जुन कपूर हैं? सुरेश नायर ने संदेहपूर्वक पूछा। हाँ, मैं अर्जुन कपूर हूँ। नमस्कार श्री अर्जुन, मैं सुरेश नायर हूँ। दोनों ने हाथ मिलाया और एक दूसरे से परिचय लिया। आज आपके यहाँ आने से बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। कृपया मेरे पास बैठें, हमें अच्छे से बातचीत करनी चाहिए। जैसे ही दोनों मिले सुरेश नायर अर्जुन कपूर के प्रति बहुत विनम्र थे। ये दृश्य देखकर अमित वर्मा स्तब्ध रह गया। यह क्या हो रहा है? सुरेश नायर जैसी प्रभावशाली हस्ती इस लड़के से खुद आकर मिल रहे हैं और वह इस छोटे से रेस्तरां मालिक को अपने पास बैठने के लिए कह रहे हैं। अध्यक्ष सुरेश, यह आदमी सिर्फ। अमित वर्मा कुछ कहने वाला ही था कि सुरेश नायर ने खुद परिचय दिया। श्री अर्जुन हमारे यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के नए तीसरे सबसे बड़े शेयरधारक हैं। यह इनका पहली बार यहाँ आना है, इसलिए आप सब इनसे मिलिए।
ये सुनते ही अमित वर्मा और नरेश गुप्ता की हंसी अचानक रुक गई। क्या अर्जुन कपूर यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप का तीसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है? इस पहचान को सुनकर अमित वर्मा की आत्मा कांप उठी। ये तो वह व्यक्ति है जिससे वह टकराना भी नहीं चाहता था। सुरेश नायर ने अर्जुन कपूर, अमित वर्मा और नरेश गुप्ता के चेहरे पर असामान्य भाव देखे और संदेह से पूछा, क्या मेरे आने से पहले कुछ हुआ था? कुछ खास नहीं, बस श्री अमित कह रहे थे कि 3 दिनों में मेरा गंगा व्यू मंडप बंद हो जाएगा, अर्जुन कपूर ने सहजता से कहा। ये सुनकर अमित वर्मा की घबराहट बढ़ गई। क्या? सुरेश नायर की आंखों में ठंडी चमक आ गई। अगर तुमने श्री अर्जुन की किसी भी संपत्ति पर हाथ डालने की कोशिश की तो यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप तुम्हारे विरुद्ध कार्रवाई करेगा। आज से मैं अमित वर्मा और उनके साथियों को अपने किसी भी आयोजन में आमंत्रित नहीं करूंगा। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने अमित वर्मा और नरेश गुप्ता को वहां से निकाल दिया। उस रात वे दोनों पूरी उच्च वर्गीय समाज के लिए मजाक बन गए। श्री सुरेश, मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है, क्या हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? अर्जुन कपूर ने कहा। ओह! सुरेश नायर चौंक गए, फिर तुरंत सहमत हो गए। जल्द ही वे अंदर के अध्ययन कक्ष में गए, जहां अर्जुन कपूर ने कुछ ऐसा कहा जिससे सुरेश नायर दंग रह गए। अध्याय 42। दोनों पक्ष पूरी मेहनत से अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा रहे थे। श्री सुरेश, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें अरबों का मुनाफा है। क्या आपको इसमें दिलचस्पी है? अरबों का मुनाफा? सुरेश नायर, जो अभी अभी बैठे थे, अचानक खड़े हो गए और अर्जुन कपूर को अविश्वास भरी नजरों से देखने लगे। उनका यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप भी हर साल अरबों का मुनाफा नहीं कमाता था। श्री अर्जुन, क्या आप मजाक कर रहे हैं? सुरेश नायर ने संदेह से पूछा। बिल्कुल नहीं, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। श्री अर्जुन, क्या आप मुझे इस बारे में बता सकते हैं? सुरेश नायर ने अधीरता से पूछा। एक व्यापारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज मुनाफा ही होती है। मुझे नहीं पता कि श्री सुरेश ने सुना है या नहीं, लेकिन विनहेक सॉफ्टवेयर ग्रुप मुंबई में एक बड़ा औद्योगिक पार्क स्थापित करने की योजना बना रहा है। अर्जुन कपूर ने पूछा। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन मुझे इसकी अधिक जानकारी नहीं है। मेरी विनहेक सॉफ्टवेयर ग्रुप में कोई जान पहचान नहीं है, सुरेश नायर ने लाचारी से उत्तर दिया। फिलहाल कपूर कंस्ट्रक्शन कंपनी इस प्रोजेक्ट पर नजर गड़ाए हुए है। मैं कपूर कंस्ट्रक्शन कंपनी को मात देकर इस औद्योगिक पार्क के प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेना चाहता हूं, जिसमें अरबों का मुनाफा है, अर्जुन कपूर ने स्पष्ट किया। कपूर कंस्ट्रक्शन कंपनी? श्री अर्जुन, क्या आपका कपूर परिवार से कोई संबंध है? सुरेश नायर ने अनुमान लगाया। मैं पहले कपूर परिवार का हिस्सा था, लेकिन अब मैंने उनसे सभी संबंध तोड़ लिए हैं, अर्जुन कपूर ने कहा। यह कोई रहस्य नहीं था, थोड़ी सी पूछताछ करने पर यह पता चल सकता था। ऐसा है? सुरेश नायर ने सिर हिलाया। वह अब समझ गए थे कि अर्जुन कपूर क्या करने जा रहे थे। श्री अर्जुन, अरबों का मुनाफा सच में बहुत आकर्षक है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप कपूर परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई घाटे का सौदा करेंगे? सुरेश नायर ने सावधानीपूर्वक पूछा। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कोई सौदा नहीं करूंगा जिसमें दुश्मन को चोट पहुंचे और मुझे भी भारी नुकसान उठाना पड़े, अर्जुन कपूर ने आत्मविश्वास से कहा। सुरेश नायर थोड़े दुविधा में थे। वह अर्जुन कपूर को अच्छी तरह से नहीं जानते थे, इसलिए उन पर अभी पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते थे, और ऐसा करने से कपूर परिवार को नाराज करने का खतरा भी था। अध्यक्ष सुरेश, मैं श्री अर्जुन की गारंटी लेती हूं, अगर कोई समस्या होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस महत्वपूर्ण समय पर ईशा पटेल ने हस्तक्षेप किया और स्वयं अर्जुन कपूर की गारंटी देने के लिए आगे आईं। ईशा पटेल की यह बात सुनकर सुरेश नायर की आंखों में चमक आ गई। वह अर्जुन कपूर को ज्यादा नहीं जानते थे, इसलिए उन पर सीधा भरोसा नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें ईशा पटेल की प्रतिष्ठा के बारे में अच्छी तरह पता था। और फिर अध्यक्ष सुरेश, वैसे विनहेक सॉफ्टवेयर ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट मेरे कजिन हैं, ईशा पटेल ने जोड़ा। ये सुनकर सुरेश नायर की आंखें पूरी तरह चमक उठीं। अरबों का मुनाफा, अरबों का मुनाफा। अब फैसला लेना आसान हो गया था। अगर कपूर परिवार को नाराज भी करना पड़े तो कोई बात नहीं। ठीक है श्री अर्जुन, मैं आपसे वादा करता हूं कि यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में मैं इस प्रोजेक्ट को आपको पूरी तरह से सौंप दूंगा। आप हमारे ग्रुप की ओर से सभी निर्णय लेने के लिए अधिकृत होंगे, सुरेश नायर ने दांत भींचकर कहा। जहां तक निदेशक मंडल की बात है, उसे मैं संभाल लूंगा। इसके बाद दोनों ने हाथ मिलाया और आधिकारिक रूप से समझौता कर लिया। अब लक्ष्य स्पष्ट था, मुंबई संपन्न चौहान परिवार। कुछ समय पहले विनय चौधरी के आवास के सामने चौहान परिवार का युवा करण चौहान, जो अर्जुन कपूर का जबरदस्त प्रशंसक था और उन्हें बड़ा भाई मानना चाहता था, बगीचे में इधर उधर घूम रहा था। वह अब भी यह नहीं जानता था कि अपने आदर्श अर्जुन कपूर की पहचान कैसे प्राप्त की जाए। इसी समय उसकी बहन साक्षी चौहान एक बैग लेकर बाहर आई। दीदी, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? करण चौहान ने आश्चर्य से पूछा।
ओह, मेरी सबसे अच्छी दोस्त सृष्टि कपूर आज मुंबई लौट रही है, मैं उसे एयरपोर्ट लेने जा रही हूँ, साक्षी चौहान ने समझाया। सृष्टि कपूर, यानी वह कपूर परिवार से है। करण चौहान के दिमाग में तुरंत एक विचार आया। दीदी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, करण चौहान ने कहा। आखिरकार करण चौहान अपनी बहन को मना कर लेता है और दोनों सृष्टि कपूर को लेने एयरपोर्ट जाते हैं। अगली सुबह अर्जुन कपूर की कोई कक्षा नहीं थी। जैसे ही वह उठा, अचानक सिस्टम की आवाज़ आई। डिंग, परिवार से नाता तोड़ने के 10वें दिन आपको मुंबई के लिमीन जिले में एक शीर्ष स्तरीय हवेली प्रदान की जाएगी। अर्जुन कपूर ये देखकर हैरान रह गए। कल ही उन्होंने ईशा पटेल से चर्चा की थी कि वे सुरेश नायर और विनय चौधरी की आलीशान हवेलियों से प्रभावित थे और खुद एक बनवाना चाहते थे। कौन जानता था कि आज ही सिस्टम ने मुझे एक शानदार हवेली दे दी। सिस्टम कितना उपयोगी था, अर्जुन कपूर को ये बेहद पसंद आया। उठते ही इतनी अच्छी खबर मिलना आज का दिन बहुत शुभ था। हल्का नाश्ता करने के बाद अर्जुन कपूर अपनी नई हवेली देखने निकल पड़े। करीब 40 मिनट की ड्राइव के बाद जब वे अपनी मंजिल पर पहुंचे तो अर्जुन कपूर ने सामने की इमारत को देखा और पूरी तरह दंग रह गए। अध्याय 43। ये हवेली 1917 में बनाई गई थी। क्या यह मेरी हवेली है? ये तो हद ही हो गई। ये सिर्फ एक हवेली नहीं थी, ये तो एक पूरा महल था। चारों ओर नज़र डालने पर अर्जुन कपूर ने देखा कि यह हवेली कई एकड़ भूमि में फैली हुई थी। यह विनय चौधरी और सुरेश नायर की हवेलियों से कहीं अधिक विशाल थी। यहाँ तक कि अगर उन दोनों की हवेलियों को मिलाया जाए तो भी इसका आकार उससे कहीं अधिक होगा। क्या आप श्री अर्जुन कपूर हैं? इसी समय हवेली का प्रबंधक, जो अंदर इंतजार कर रहा था, सामने आया। हाँ, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। नमस्कार श्री अर्जुन, एक बार जब आप इस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देंगे तो ये हवेली आपकी हो जाएगी। हमारे मालिक को भुगतान मिल चुका है। इसके बाद हवेली प्रबंधक ने 2 अनुबंध अर्जुन कपूर को सौंपे। अर्जुन कपूर ने दस्तावेजों को ध्यान से देखा और कोई समस्या न पाकर उन पर हस्ताक्षर कर दिए। एक प्रति उन्होंने अपने पास रखी और दूसरी पूर्व मालिक को दे दी। अब से यह विशाल हवेली पूरी तरह से अर्जुन कपूर की संपत्ति बन चुकी थी। वैसे श्री अर्जुन, क्या आपको इस हवेली का एक पूरा दौरा करना है? हवेली प्रबंधक ने विनम्रता से पूछा। हाँ, अर्जुन कपूर ने हामी भरी। तो कृपया मेरे साथ आइए। इसके बाद हवेली प्रबंधक ने एक छोटा साइट सीइंग वाहन बुलाया। श्री अर्जुन, पूरी हवेली 30 एकड़ से अधिक भूमि में फैली हुई है। अगर हम इसे पैदल देखने जाएं तो इसमें पूरा दिन लग सकता है। पहले हम वाहन से एक सामान्य दौरा करते हैं। 30 एकड़, ये तो मेरी कल्पना से भी अधिक विशाल है। अर्जुन कपूर थोड़ा चौंक गए। अगर वह इस हवेली को अच्छी तरह से नहीं समझते तो भविष्य में उन्हें अपने ही घर में खो जाने का खतरा था। वे हवेली के विभिन्न हिस्सों का दौरा करने लगे। श्री अर्जुन, ये हवेली हमारे मालिक ने कुछ वर्षों पहले विदेशी आर्किटेक्ट से बनवाई थी। इसका डिज़ाइन वर्साई पैलेस से प्रेरित है। इस पर 800 से 900 करोड़ रुपए की लागत आई थी। ये 7 साल पहले की लागत थी, हवेली प्रबंधक ने जानकारी दी। रियल एस्टेट के शिखर पर इसकी कीमत 2000 करोड़ रुपए से अधिक थी। अब भी इसकी कीमत 1400 से 1500 करोड़ के बीच मानी जाती है। पूरी हवेली में निजी टेनिस कोर्ट, निजी गोल्फ कोर्स, निजी पुस्तकालय, निजी वाइन सेलर। हवेली प्रबंधक के विवरण को सुनकर अर्जुन कपूर पूरी तरह से दंग रह गए। ये हवेली तो कपूर परिवार के मुख्य निवास से भी कई गुना बेहतर है। अच्छी बात यह थी कि यह हवेली एक अलग थलग क्षेत्र में स्थित थी। यदि ये किसी प्राइम लोकेशन पर होती तो केवल जमीन की कीमत ही 10,000 करोड़ से अधिक होती। अब इस हवेली के साथ अर्जुन कपूर की कुल संपत्ति 13,000 करोड़ रुपये पहुंच गई थी। ये झील कृत्रिम रूप से खुदाई की गई है और अब पूरी तरह से आपकी संपत्ति है। हवेली प्रबंधक ने झील की ओर इशारा करते हुए कहा। एक निजी झील भी? आज अर्जुन कपूर की आंखें खुल गई थीं। थोड़ी देर बाद हवेली प्रबंधक चला गया और अर्जुन कपूर 700-800 वर्ग मीटर के विशाल प्रथम लिविंग रूम में अकेले बैठ गए। आज की सिस्टम रिवॉर्ड सच में शानदार है, यह मुझे बहुत पसंद आया। अचानक एक अजनबी कॉल आई। अर्जुन कपूर ने फ़ोन उठाया। नमस्कार, क्या आप भाई अर्जुन कपूर हैं? मैं करण चौहान हूँ, वही मोटा लड़का जिसने विनय चौधरी की हवेली के सामने आपको अपना बॉस मानने की इच्छा जताई थी। फ़ोन से आवाज़ आई। ओह, तुम हो? क्या बात है? अर्जुन कपूर ने पूछा। भाई अर्जुन, मुझे कपूर परिवार से जुड़ी कुछ जानकारी मिली है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके बाद करण चौहान ने अर्जुन कपूर को सृष्टि कपूर की योजना के बारे में सब कुछ बता दिया जो उसने कल रात सुना था। सृष्टि कपूर वापस आ गई है। अर्जुन कपूर ने भौहें उठाईं। सृष्टि कपूर कपूर परिवार के उन कुछ लोगों में से एक थी जिनके साथ अर्जुन कपूर के रिश्ते अच्छे थे। जब अर्जुन 12वीं कक्षा में था तब सृष्टि कपूर ने उसकी पढ़ाई में काफ़ी मदद की थी। वह कपूर परिवार में सबसे प्रतिभाशाली सदस्य मानी जाती थी। भाई अर्जुन, मुझे नहीं पता कि मुझे ये कहना चाहिए या नहीं।
करण चौहान ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, क्या बात है? कल रात जब सृष्टि कपूर मेरी बहन से बात कर रही थी तो उसकी आवाज़ में ऐसा लग रहा था कि वह आपके साथ संबंध तोड़ने के आपके फैसले की प्रशंसा कर रही थी, लेकिन ऐसा भी लग रहा था कि उसे मजबूरन आपके खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। करण चौहान ने कहा। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। उन्हें करण चौहान की बातों पर कोई संदेह नहीं था। कपूर परिवार में रहते हुए भी सृष्टि कपूर और अर्जुन कपूर का रिश्ता ठीक ठाक था, लेकिन कपूर परिवार के मुखिया के लिए आदित्य कपूर कपूर परिवार का सबसे बड़ा पोता ही उनका असली उत्तराधिकारी था। सृष्टि कपूर जैसी प्रतिभाशाली पोती भी कपूर परिवार के मुखिया के लिए सिर्फ एक राजनीतिक विवाह का मोहरा थी। इसका मतलब ये था कि सृष्टि कपूर भी कभी न कभी कपूर परिवार के लिए त्याग कर दी जाती। अगर मैं सृष्टि कपूर को कपूर परिवार के खिलाफ कर दूं तो इससे कपूर परिवार को बहुत बड़ा झटका लगेगा। अर्जुन कपूर के मन में एक योजना बनने लगी। अगर सृष्टि कपूर कपूर परिवार के खिलाफ हो जाती और फिर भी अंदर ही रहती तो वह कपूर परिवार के लिए एक टाइम बम बन सकती थी। सृष्टि कपूर को हराने से बेहतर होगा उसे अपने पक्ष में करना। कुछ सोचने के बाद अर्जुन कपूर ने इस योजना को आजमाने का फैसला किया। उन्होंने करण चौहान से कुछ बातों के बाद फोन रख दिया और तुरंत दो व्यवस्थाएं की। अगर यह योजना असफल भी होती तो भी अर्जुन कपूर को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर योजना सफल हुई तो यह एक बहुत बड़ी जीत होगी। इसके बाद अर्जुन कपूर ने सृष्टि कपूर को एक संदेश भेजा और उसे मिलने के लिए बुलाया। दूसरी ओर सृष्टि कपूर इस संदेश को देखकर उलझन में पड़ गई। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने मिलने के लिए हाँ कर दी। सच कहें तो अगर दादाजी का आदेश न होता तो वह अर्जुन कपूर के खिलाफ कदम नहीं उठाती। कहा जा रहा था कि अर्जुन कपूर अब कपूर परिवार के समय से भी बेहतर जीवन जी रहा था और उसने विनय चौधरी जैसे बड़े उद्योगपतियों से संबंध बना लिए थे। अब वह जानना चाहती थी कि अर्जुन कपूर ने ये सब कैसे किया। आधे घंटे बाद मुंबई के एक कैफे में दोनों मिले। सृष्टि कपूर अर्जुन कपूर को देखकर दंग रह गई। पहले का अर्जुन कपूर साधारण दिखता था, लेकिन अब उसके व्यवहार में गहरी शांति और आत्मविश्वास था। जैसे ही सृष्टि कपूर कुछ कहने वाली थी अर्जुन कपूर ने अचानक एक चौंकाने वाली बात कह दी। अध्याय 44। अर्जुन कपूर और सृष्टि कपूर आमने सामने बैठे थे। दोनों के बीच एक गंभीर बातचीत होने वाली थी। क्या तुम भी कपूर परिवार से नाता तोड़ना चाहती हो? अर्जुन कपूर ने सीधा सवाल किया। सृष्टि कपूर, जो अब तक शांत थी, अचानक इस सवाल से हिल गई। जब से उसकी मां का निधन हुआ था वह वास्तव में कपूर परिवार के प्रति कोई विशेष भावना नहीं रखती थी। हालांकि उसने खुद को नियंत्रित किया और थोड़ी देर बाद हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरे पास तुम्हारी तरह हिम्मत और ताकत नहीं है। सृष्टि कपूर बैठ गई, लेकिन उसकी आंखों में अर्जुन कपूर के प्रति हल्की प्रशंसा दिख रही थी। चाचा विजय और चाची अंजलि मेरे प्रति हमेशा अच्छे रहे। हालांकि वे लापता हो चुके हैं, लेकिन मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। इस बार दादाजी ने मुझे तुम्हारे खिलाफ कदम उठाने के लिए बुलाया है और मैंने एक पूरी योजना बना ली है। सृष्टि कपूर ने थोड़ा झिझकते हुए सच बोल दिया, बिना किसी बात को छिपाए। मैं वास्तव में तुम्हारे खिलाफ नहीं जाना चाहती, लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो दादाजी मुझे सख्त सज़ा देंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम दोनों बस एक दिखावे की लड़ाई करें, एक नाटक खेलें और बिना किसी नुकसान के इसे बराबरी पर ख़त्म कर दें। इस तरह तुम भी सुरक्षित रहोगे और मैं भी दादाजी को समझा सकूंगी। क्या ये ठीक रहेगा? ये निर्णय लेना सृष्टि कपूर के लिए बहुत बड़ा जोखिम था। अगर दादाजी को ये पता चलता तो उसका करियर और जीवन दोनों बर्बाद हो सकते थे। ध्यान दें, चाचा विजय और चाची अंजलि अर्जुन कपूर के माता पिता थे, जो 1 साल पहले रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे। कपूर परिवार और पुलिस ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब तक अर्जुन कपूर ने अपनी गुप्त टीम से भी माता पिता को ढूंढने का काम करवा रखा था, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली थी। इस बारे में सोचकर अर्जुन कपूर की आंखें गहरी और ठंडी हो गईं। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत प्यार किया था, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं उन्हें ज़रूर ढूंढूंगा। इसी वजह से उनके लापता होने के बाद अर्जुन कपूर की कपूर परिवार में सबसे निचली स्थिति हो गई थी। अब उसने सृष्टि कपूर की ओर देखा और महसूस किया कि उसे कपूर परिवार के खिलाफ लाने की संभावना अधिक थी। तुम जानती हो कि विजय कपूर कपूर परिवार के मुखिया वास्तव में किसे अपना वारिस मानते हैं। हमारे लिए वह कुछ नहीं, केवल आदित्य कपूर ही उनका असली पोता है। अर्जुन कपूर ने सख्त लहजे में कहा। आदित्य कपूर? सृष्टि कपूर का चेहरा अचानक गुस्से से भर गया। अगर आदित्य कपूर न होता तो वह कपूर परिवार की अगली उत्तराधिकारी होती और उसे इस तरह नज़रअंदाज नहीं किया जाता। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो एक दिन दादाजी तुम्हें किसी बड़े बिजनेस परिवार में शादी के लिए इस्तेमाल करेंगे। अर्जुन कपूर ने आगे कहा। ये सुनते ही सृष्टि कपूर का चेहरा बिल्कुल कड़ा हो गया। मैं अपनी शादी को एक सौदे की तरह इस्तेमाल होते नहीं देख सकती।
उसने हमेशा कड़ी मेहनत की थी ताकि उसे कपूर परिवार में एक महज राजनीतिक समझौते की वस्तु न बनना पड़े। लेकिन दादाजी उसे कभी भी पर्याप्त महत्व नहीं देते थे। चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, आखिर में उसे शादी के लिए इस्तेमाल कर ही लिया जाएगा। मैं तुम्हारी इस नियति को बदल सकता हूँ, अर्जुन कपूर ने गंभीरता से कहा। सृष्टि कपूर की आंखों में अचानक एक चमक आ गई। अगर मैं कपूर परिवार छोड़ दूं तो मैं खुद को अकेला नहीं संभाल सकती। मैं कपूर परिवार से टकराने की हिम्मत नहीं रखती, सृष्टि कपूर ने असहायता से कहा। कपूर परिवार से नाता तोड़ना आसान नहीं था। अगर उसने यह फैसला कर लिया और अर्जुन कपूर हार गया तो उसका भविष्य पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, अर्जुन कपूर ने ठोस प्रस्ताव रखा। सृष्टि कपूर थोड़ी प्रभावित हुई, लेकिन फिर भी उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया और तुम कपूर परिवार से हार गए तो मेरा क्या होगा? सृष्टि कपूर को अर्जुन कपूर की असली ताकत नहीं पता थी। अगर उसने अर्जुन कपूर का साथ दिया और कपूर परिवार जीत गया तो उसका भविष्य खत्म हो सकता था। इसलिए उसने सीधा जवाब नहीं दिया, मैं इस बारे में सोचूंगी। इसके बाद सृष्टि कपूर ने अर्जुन कपूर को एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। दादाजी इन दिनों मुंबई में नहीं हैं। वह विनहेक सॉफ्टवेयर ग्रुप के प्रोजेक्ट को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन बाद उनके बुलावे पर विनहेक ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हान गुप्त रूप से मुंबई आ रहे हैं। दादाजी पहले ही सब कुछ सेट कर चुके हैं। जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट हान को रिश्वत मिलेगी, विनहेक सॉफ्टवेयर ग्रुप का ये प्रोजेक्ट कपूर परिवार के हाथ में आ जाएगा। ओह, अर्जुन कपूर ने हल्की मुस्कान के साथ सिर उठाया। ये जानकारी एक शानदार अवसर थी। अब अर्जुन कपूर के पास कपूर परिवार को हराने और इस प्रोजेक्ट को हथियाने का तरीका आ गया था। लेकिन तभी, सृष्टि, तुम मुंबई वापस आ गई। अचानक एक अजनबी आवाज आई। एक पीले रंग के बालों वाला युवक उत्साह के साथ उनकी ओर बढ़ा। ये सूरज पाटिल था, जो मुंबई के सबसे बड़े बिजनेस टायकून दर्शन पाटिल का बेटा था। वह सृष्टि कपूर को पाने के लिए सालों से पीछे पड़ा था और वह बेहद घिनौना इंसान था। चल हट, ये सीट मुझे दे दे, सूरज पाटिल ने घमंड से अर्जुन कपूर की ओर देखा। अर्जुन कपूर कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसके फोन पर एक कॉल आई। श्री अर्जुन, नमस्ते, मेरा साला आपसे मिलना चाहता है। फोन पर रविंद्र खन्ना थे, जो अर्जुन कपूर के पड़ोसी थे। रविंद्र खन्ना ने फोन अपने साले को दे दिया। नमस्ते श्री अर्जुन, मैं दर्शन पाटिल बोल रहा हूँ। क्या? अर्जुन कपूर को तुरंत समझ आ गया कि सूरज पाटिल उसी दर्शन पाटिल का बेटा था जो अभी उससे फोन पर बात कर रहा था। सूरज पाटिल ने गुस्से में फोन लिया और सीधे चिल्लाया, बेवकूफ, मुझे अर्जुन कपूर से बात करनी है, तू जरा रुका रह। दूसरी तरफ फोन पर, क्या तुम मुझे बेवकूफ कह रहे हो सूरज? फोन के दूसरे छोर पर सूरज पाटिल के पिता दर्शन पाटिल की कड़कती हुई आवाज गूंजी। अध्याय 45। दूसरी ओर फोन पर दर्शन पाटिल अर्जुन कपूर से विनम्रतापूर्वक बात करने वाले थे, लेकिन तभी उन्होंने सुना कि किसी ने उन्हें बेवकूफ कह दिया। वे तुरंत गुस्से से तिलमिला गए। मैं कौन हूँ? मैं मुंबई का एक बड़ा उद्योगपति हूँ। यहाँ के कई अमीर लोग और बिजनेस टायकून मेरे सामने झुकते हैं और कोई मुझे ऐसा कहने की हिम्मत भी नहीं करता। अब कोई मुझे बेवकूफ कह रहा है। लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह आवाज़ अर्जुन कपूर की नहीं थी। पर यह आवाज़ इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? कुछ ही पलों में दर्शन पाटिल को याद आया कि यह आवाज़ उनके अपने बेटे सूरज पाटिल की थी। सूरज, फिर से बोल, दर्शन पाटिल गुस्से में गरजे। बेवकूफ, सुना नहीं तुमने? हट जाओ पहले, सूरज पाटिल ने चिढ़कर कहा। बेवकूफ, अबे कमीने, फिर से बोल, दर्शन पाटिल ने क्रोध में चिल्लाया। मैं फिर से बोलूंगा, बेवकूफ, हट जाओ पहले, और तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह बात करने वाले? सूरज पाटिल ने घमंड से जवाब दिया। मैं कौन हूँ? मैं तेरा बाप हूँ, दर्शन पाटिल गुस्से में दहाड़े। क्या? सूरज पाटिल हक्का बक्का रह गया। तभी उसे एहसास हुआ कि फोन पर जो आवाज़ थी वह उसके अपने पिता की थी। डैड, आप? सूरज पाटिल की आवाज़ कांपने लगी। क्या तुम सोच रहे हो कि मैं कोई और हूँ? दर्शन पाटिल क्रोध से कांप रहे थे। डैड, यह सच में आप हैं? सूरज पाटिल का चेहरा पीला पड़ गया। सृष्टि कपूर भी हैरान थी। अब जाकर उसे समझ आया कि फ़ोन पर कोई मामूली व्यक्ति नहीं था, बल्कि सूरज पाटिल के पिता दर्शन पाटिल थे, जो मुंबई के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में से एक थे। वहीं अर्जुन कपूर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। वाह, ये तो बहुत मज़ेदार हो गया। कुछ ही पलों में सूरज पाटिल की हालत बिल्कुल खराब हो गई। अबे, तू कर क्या रहा था वहाँ? दर्शन पाटिल ने सख्त लहजे में पूछा। उन्होंने तुरंत मामले की गंभीरता को समझ लिया। रविंद्र खन्ना ने उन्हें बताया था कि यह फ़ोन नंबर यूजिन विला के विला नंबर 8 के रहस्यमयी मालिक का है। लेकिन अब यह फ़ोन उनके बेटे के हाथ में कैसे आया? और उनका बेटा किसी को हटने के लिए कह रहा था। इसका मतलब कि मेरा बेटा इस रहस्यमयी आदमी से पंगा ले रहा था। अबे कमीने, तू हर दिन मेरी मुश्किलें बढ़ाने के लिए ही पैदा हुआ था क्या?
दर्शन पाटिल गुस्से से चीख पड़े। क्या? सूरज पाटिल हक्का बक्का रह गया। क्या हुआ डैड? जिस व्यक्ति से तू उलझ रहा था वो एक बड़ा आदमी है। मैं उससे दोस्ती करना चाहता था और तू उससे झगड़ रहा था। दर्शन पाटिल ने गुस्से में कहा। क्या? इस फोन का मालिक कोई बड़ा आदमी है? सूरज पाटिल सदमे में आ गया। उसने तुरंत अर्जुन कपूर की ओर देखा। अब उसका चेहरा पूरी तरह से डर से भर गया था। क्या? सृष्टि कपूर भी ये सुनकर स्तब्ध रह गई। दर्शन पाटिल जैसे प्रभावशाली व्यक्ति अगर अर्जुन को बड़ा आदमी मान रहे हैं तो इसका मतलब अर्जुन कपूर की ताकत मेरी सोच से कहीं अधिक है। अब सृष्टि कपूर के मन में पहली बार यह विश्वास पनपा कि अर्जुन कपूर सच में कपूर परिवार को हरा सकते हैं। डैड, अब मैं क्या करूं? सूरज पाटिल ने घबराकर पूछा। तू क्या करेगा? जाकर तुरंत माफी मांग। अगले ही पल सूरज पाटिल फौरन अर्जुन कपूर के पैरों पर गिर गया और रोते हुए माफी मांगने लगा। बड़े भाई, मेरी आंखें नहीं थीं, मैं अंधा था। मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दो। वह रोते हुए और नाक बहाते हुए अर्जुन कपूर से माफी मांगने लगा। अर्जुन कपूर ने घृणा से उसे देखा। वह इतनी भीड़ में एक बड़े आदमी का रोना देखना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, भाग जा। जैसे ही अर्जुन कपूर ने हाथ हिलाया सूरज पाटिल भागने लगा, लेकिन तभी रुको, अर्जुन कपूर ने ठंडी आवाज में कहा। एक और बात है। बोलो, मैं ध्यान से सुन रहा हूं। सूरज पाटिल ने कांपते हुए कहा। सृष्टि कपूर को तंग करना बंद कर और फिर कभी उसके सामने मत आना। अर्जुन कपूर ने सख्ती से कहा। मुझे समझ आ गया, मैं अब कभी मिस सृष्टि को तंग नहीं करूंगा और मैं उसके सामने भी नहीं आऊंगा। सूरज पाटिल ने तुरंत वादा किया। अर्जुन कपूर ने कुछ नहीं कहा और सूरज पाटिल वहां से भाग गया। सृष्टि कपूर ने राहत की सांस ली और अर्जुन कपूर को कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। शुक्रिया। ये पहली बार था जब सृष्टि कपूर ने महसूस किया कि अर्जुन कपूर सच में बहुत ताकतवर बन चुके हैं। तभी फोन पर फिर से दर्शन पाटिल की आवाज आई। श्री अर्जुन, आपने मेरे बेटे को माफ कर दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपका यह एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। अगर आपको कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं पूरी ताकत से आपकी मदद करूंगा। मुंबई में मेरे पास ताकत और संपर्क हैं जो आपके काम आ सकते हैं। वैसे क्या आप आज रात घर पर हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे माफ़ी मांगने और धन्यवाद कहने आना चाहता हूं। अर्जुन कपूर कुछ कहने ही वाले थे कि डिंग, नया टास्क, दर्शन पाटिल के निमंत्रण को स्वीकार करें। टास्क रिवार्ड, एक प्रसिद्ध संग्रहालय की 9 अंकों की कीमत वाली दुर्लभ प्राचीन वस्तु। टास्क रिवार्ड 61 अनुभव अंक। क्या मैं इस ऑफर को ठुकरा सकता हूं? अर्जुन कपूर ने हल्की मुस्कान के साथ फोन उठाया और कहा। श्री दर्शन, मैं आज रात घर पर ही हूं, आप आइए। अध्याय 46। अर्जुन कपूर सिस्टम के नए टास्क को देखकर थोड़ा हैरान हो गए। इस बार इनाम एक उच्च स्तरीय प्राचीन वस्तु थी और वह भी राष्ट्रीय संग्रहालय स्तर की, जिसका मतलब था कि यह एक बेशकीमती धरोहर थी। इस टास्क को तो किसी भी हालत में स्वीकार करना था और 61 अनुभव अंक के साथ अर्जुन कपूर का कुल अनुभव 360 अंकों तक पहुंच गया था। इससे वह लेवल 2 तक पहुंचने के और करीब हो गए थे। ठीक है, मैं आज रात घर पर रहूंगा, अर्जुन कपूर ने कहा और दर्शन पाटिल के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। बहुत बढ़िया श्री अर्जुन, आज रात मिलते हैं, दर्शन पाटिल ने सम्मानपूर्वक कहा। फोन काटने के बाद सृष्टि कपूर ने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अब दर्शन पाटिल जैसे प्रभावशाली लोगों से भी संबंध बना चुके हो। अब तुम्हें क्या लगता है, मेरे और कपूर परिवार के बीच कौन विजेता होगा? अर्जुन कपूर ने गंभीरता से पूछा। सृष्टि कपूर थोड़ी देर के लिए चुप रही, फिर अंततः जवाब दिया। तुम। अभी अभी उसने अर्जुन कपूर की असली ताकत देखी थी और ये देखकर वह हैरान रह गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अर्जुन कपूर अभी केवल 19 साल के थे, अपने द्वितीय वर्ष में पढ़ रहे थे। अगर उसे थोड़ा और समय दिया जाए तो कपूर परिवार को पीछे छोड़ना निश्चित था। अगर तुम मेरे साथ खड़ी होती हो तो मैं तुम्हें उस अन्यायपूर्ण नियति से मुक्त कर सकता हूं जहां तुम्हें राजनीतिक विवाह के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी असली पहचान बनाए रखने में मदद कर सकता हूं, अर्जुन कपूर ने आत्मविश्वास से कहा। सृष्टि कपूर के मन में विचारों का तूफान चलने लगा। कुछ देर बाद उसने अपनी मुट्ठी भींची और एक कठिन निर्णय लिया। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन मैं तुरंत कपूर परिवार से नाता नहीं तोड़ सकती। मुझे अभी थोड़ी तैयारी और व्यवस्था करनी होगी। कोई दिक्कत नहीं, अर्जुन कपूर ने सहमति जताई। अगर सृष्टि कपूर अभी कपूर परिवार से अलग हो जाती तो ये केवल एक छोटा झटका होता, लेकिन अगर वह किसी महत्वपूर्ण मौके पर कपूर परिवार से अलग होने की घोषणा करती तो इससे दादाजी और पूरे कपूर परिवार को बहुत बड़ा झटका लगता। जब भी तुम तैयार हो मुझसे संपर्क करना, मैं बाकी सब कुछ संभाल लूंगा। ठीक है, सृष्टि कपूर ने सिर हिलाया। अब वह और अर्जुन कपूर एक ही नाव पर सवार थे। अब उसका भविष्य अर्जुन कपूर के हाथों में था। आशा है कि तुम मेरी उम्मीदों पर खरे उतरोगे अर्जुन,
तुमने सही निर्णय लिया, अर्जुन कपूर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सृष्टि कपूर कपूर परिवार की दूसरी सबसे प्रमुख सदस्य थी और यह उसकी महान प्रतिभा के कारण नहीं था बल्कि उसकी मेहनत के कारण था। जब वह 12वीं कक्षा में थी तब वह सिर्फ 3-4 घंटे सोती थी और अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए संघर्ष करती थी। अब वह अर्जुन कपूर के पक्ष में आ चुकी थी। जब तुम वापस कपूर परिवार जाओ तो इस पर नज़र रखना कि विनहेक सॉफ्टवेयर ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हर्षवर्धन मेहरा गुप्त रूप से कब मुंबई आ रहे हैं, और यह भी पता करो कि वह कपूर परिवार के साथ किस तरह की डील कर रहे हैं। अर्जुन कपूर ने सृष्टि कपूर को याद दिलाया। मुझे जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगी। सृष्टि कपूर वापस कपूर परिवार में। जब सृष्टि कपूर कपूर परिवार वापस पहुंची तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि विजय कपूर कपूर परिवार के मुखिया और आदित्य कपूर पहले ही विनहेक सॉफ्टवेयर ग्रुप से वापस आ चुके थे। और सिर्फ सृष्टि कपूर ही नहीं बल्कि कपूर परिवार के बाकी सदस्य भी हैरान थे। पिताजी, आपने कहा था कि आप 2 दिन बाद वाइस प्रेसिडेंट हर्षवर्धन मेहरा के साथ लौटेंगे। अचानक इतनी जल्दी क्यों लौट आए? अंजलि कपूर ने आश्चर्य से पूछा। स्थिति बदल गई है, इसलिए मैंने जल्दी लौटने का फैसला किया, विजय कपूर ने जवाब दिया। अब 2 दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट हर्षवर्धन मेहरा कल दोपहर चुपचाप मुंबई आ रहे हैं। क्या वह स्थान तैयार है जिसके लिए मैंने कहा था? विजय कपूर ने गंभीरता से पूछा। वे इस मुलाकात को पूरी तरह गुप्त रखना चाहते थे, इसलिए वे वाइस प्रेसिडेंट हर्षवर्धन मेहरा को कपूर परिवार की किसी संपत्ति पर नहीं बुला सकते थे। इसी कारण उन्होंने किसी अन्य जगह को चुना था। चिंता मत करिए पिताजी, मैंने मुंबई के सबसे हाई प्रोफाइल चाय घरों में से एक, सुगंधा टॉवर, को पूरी तरह से बुक कर लिया है। हम वहां बैठकर वाइस प्रेसिडेंट हर्षवर्धन मेहरा से विस्तृत बातचीत कर सकते हैं। सुगंधा टॉवर, बहुत बढ़िया। विजय कपूर संतुष्ट दिखे। सुगंधा टॉवर का मालिक भी मुंबई का एक बड़ा व्यक्ति है और वहां की सुरक्षा पूरी तरह पक्की है। अब बैठक की जगह तय हो चुकी थी, बाकी बस वाइस प्रेसिडेंट हर्षवर्धन मेहरा को रिश्वत देने का काम बचा था। विजय कपूर ने व्यक्तिगत रूप से इसकी व्यवस्था की थी और यही कारण था कि वे जल्दी लौटे थे। सृष्टि कपूर ने सारी बातचीत चुपचाप सुनी। जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था तो उसने अर्जुन कपूर को तुरंत यह सूचना भेज दी। वाइस प्रेसिडेंट हर्षवर्धन मेहरा का आगमन अब 2 दिन बाद नहीं बल्कि कल होगा। मुलाकात की जगह सुगंधा टॉवर। सूचना मिलते ही अर्जुन कपूर गंभीर हो गए। क्या कपूर परिवार ने योजना बदल दी? अगर सृष्टि कपूर ने ये सूचना न दी होती तो अर्जुन कपूर अंधेरे में ही रह जाते। अच्छा हुआ कि मैंने सृष्टि कपूर को अपनी ओर मिला लिया। अब योजना को तेजी से क्रियान्वित करना होगा। अब से कपूर परिवार के खिलाफ अर्जुन कपूर का पहला बड़ा वार शुरू होने जा रहा था। अध्याय 47। जैसे जैसे समय बीतता गया, रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन कपूर उठे और दरवाजा खोलने गए। इस समय रविंद्र खन्ना, जो यूजिन विला में अर्जुन के पड़ोसी थे, के साथ एक प्रभावशाली व्यक्ति खड़ा था। वह साधारण कपड़ों में था, लेकिन फिर भी उसकी शख्सियत में गंभीरता और अधिकार झलक रहा था। श्री अर्जुन, मैं आपका परिचय कराता हूँ। यह मेरे साले श्री दर्शन पाटिल हैं। रविंद्र खन्ना ने मुस्कुराते हुए दोनों पक्षों को परिचित कराया। साले साहब, ये हैं अर्जुन कपूर, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। श्री अर्जुन, आप बहुत युवा हैं। अर्जुन को देखते ही दर्शन पाटिल आश्चर्य से भर गए। नमस्कार। इसके बाद दोनों ने हाथ मिलाया और औपचारिक रूप से परिचय हुआ। अर्जुन कपूर ने उन्हें अंदर आने का निमंत्रण दिया। मुख्य मुद्दे पर आते हुए कुछ औपचारिक बातचीत के बाद दर्शन पाटिल सीधे मुद्दे पर आ गए। मेरे बेटे सूरज पाटिल की हरकतों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, इसलिए अपनी क्षमा याचना के रूप में मैं एक छोटा सा उपहार लाया हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें श्री अर्जुन। कहते हुए दर्शन पाटिल ने अपने बैग से एक दस्तावेज निकाला और उसे अर्जुन कपूर के सामने रख दिया। अर्जुन कपूर ने दस्तावेज पर नज़र डाली और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। दस्तावेज के कवर पर लिखा था, सुगंधा टॉवर के कुछ शेयरों का स्वैच्छिक दान अनुबंध। ये देखकर रविंद्र खन्ना भी दंग रह गए। श्री अर्जुन, आप सुगंधा टॉवर के बारे में तो जानते ही होंगे? दर्शन पाटिल ने पूछा। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। और सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि सृष्टि कपूर ने उन्हें अभी अभी बताया था कि कपूर परिवार और विनहेक सॉफ्टवेयर ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हर्षवर्धन मेहरा की गुप्त बैठक भी यहीं होने वाली है। सच कहूं तो सुगंधा टॉवर मेरी छिपी हुई संपत्तियों में से एक है। मुंबई में हमारा सुगंधा टॉवर एक प्रभावशाली प्रतिष्ठान है। श्री अर्जुन, ये अनुबंध आपको सुगंधा टॉवर के 30% शेयरों का मालिक बना देगा। बस हस्ताक्षर करें और आप भी टॉवर के मालिकों में से एक होंगे। क्या सुगंधा टॉवर के 30% शेयर? ये तो 300-400 करोड़ की कीमत का टॉवर था। 30% शेयरों का मूल्य भी लगभग 100 करोड़ के आसपास होगा। पहली ही मुलाकात में दर्शन पाटिल इतनी बड़ी संपत्ति का उपहार दे रहे थे। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है।
अर्जुन कपूर ने झिझकते हुए कहा, इसमें क्या बुराई है, ये तो बस एक छोटा सा उपहार है। अगर आप इसे स्वीकार कर लें तो भविष्य में हम व्यापार साझेदार होंगे। हम इसे साथ मिलकर चला सकते हैं और हर चीज़ पर एक साथ विचार कर सकते हैं। दर्शन पाटिल का असली मकसद। असल में दर्शन पाटिल के पास दो उपहार थे। पहला, एक रोल्स रॉयस कलिनन जिसकी कीमत 8-9 करोड़ थी। दूसरा, सुगंधा टॉवर के 30% शेयर जिनकी कीमत 100 करोड़ से अधिक थी। अगर उन्हें लगता कि अर्जुन कपूर साधारण व्यक्ति हैं तो वे कार देते, लेकिन अगर उन्हें लगता कि अर्जुन कपूर असाधारण हैं तो वे शेयर देते। और कुछ ही देर की बातचीत में दर्शन पाटिल को यह स्पष्ट हो गया कि अर्जुन कपूर का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। इसलिए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के सुगंधा टॉवर के 30% शेयर देने का फैसला किया। ठीक है श्री दर्शन, मैं इसे स्वीकार करता हूं। अर्जुन कपूर ने सहमति जताई। अब अर्जुन कपूर खुद सुगंधा टॉवर के मालिकों में से एक थे। श्री अर्जुन, अब हम दोनों साझेदार हैं, दर्शन पाटिल ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद दोनों ने संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया और भविष्य में मिलने की योजना बनाई। दर्शन पाटिल के जाने के बाद अब अर्जुन कपूर को कपूर परिवार पर अगले दिन होने वाले हमले की योजना को अंतिम रूप देना था। लेकिन तभी डिंग, टास्क पूरा हुआ, दर्शन पाटिल के निमंत्रण को स्वीकार करना। बधाई हो, आपको मिला टॉप एंटीक रू भट्टी आसमानी नीला चमकदार सूरजमुखी वॉश बेसिन। यह आपकी स्टडी में रखा गया है, कृपया जांचें। बधाई हो, आपको 61 अनुभव अंक मिले। रू भट्टी आसमानी नीला चमकदार सूरजमुखी वॉश बेसिन। क्या सिस्टम ने मुझे एक रू भट्टी दी है? रू भट्टी उत्तरी सोंग राजवंश की सबसे दुर्लभ और ऐतिहासिक भट्टियों में से एक। इसका मूल्य 300-400 करोड़ से भी अधिक हो सकता है। अर्जुन कपूर तुरंत स्टडी में गए। उन्होंने एक शानदार रेशमी डिब्बा देखा। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उनकी आंखों के सामने एक सुंदर आसमानी नीला वॉश बेसिन चमक उठा। ये तो अनमोल खजाना है। अर्जुन कपूर ने इसे ध्यान से देखा और इसकी बारीकियों की प्रशंसा की। उन्होंने ऑनलाइन जांच की। इसकी वर्तमान कीमत 300-400 करोड़ के बीच थी और यह समय के साथ अभी और अधिक महंगा होता जाएगा। सिस्टम सच में जबरदस्त है। उन्होंने संतुष्ट होकर इसे वापस सुरक्षित रख दिया। तभी अचानक फ़ोन बजा। कॉल वेदिका पटेल की थी, जो वनहेग सॉफ्टवेयर ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट और ईशा पटेल की चचेरी बहन थीं। अर्जुन कपूर ने फ़ोन उठाया और दूसरी ओर से एक चौंकाने वाली खबर आई। अर्जुन, हर्षवर्धन मेहरा कल मुंबई नहीं आ सकते और आने वाले कुछ दिनों तक वह कंपनी से एक कदम भी बाहर नहीं निकल सकते। क्या? अर्जुन कपूर सन्न रह गए। इसका मतलब था कि कपूर परिवार की पूरी योजना अब बर्बाद हो सकती थी। अध्याय 48। वनहेग सॉफ्टवेयर ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हर्षित चौधरी की अचानक योजना बदल गई। क्या? अर्जुन कपूर चकित रह गए। मामला क्या है? अर्जुन ने तुरंत पूछा। फोन पर वेदिका पटेल ने गंभीर आवाज में समझाया। अभी अभी हमारी कंपनी पर एक रहस्यमयी हैकर संगठन ने साइबर अटैक किया है। इससे कई गोपनीय दस्तावेज लीक हो गए हैं और हमारे अध्यक्ष ने तुरंत सभी वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर इस संकट से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। क्या? अर्जुन कपूर सतर्क हो गए। तो मतलब हर्षित चौधरी अब मुंबई नहीं आ सकते? बिल्कुल, वेदिका पटेल ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि इस समस्या को सुलझाने में कम से कम 4-5 दिन लगेंगे। इस दौरान हमारे अध्यक्ष ने सख्त आदेश दिया है कि कोई भी वरिष्ठ अधिकारी अपनी पोस्ट नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब है कि हर्षित चौधरी को चुपचाप मुंबई आने के लिए कम से कम 4-5 दिन इंतजार करना होगा। अच्छा हुआ, अर्जुन कपूर हल्के से मुस्कुराए। अब मेरे पास और समय है। अगर हर्षित चौधरी अगले दिन आ जाते तो अर्जुन कपूर के पास योजना पूरी तरह तैयार करने का पर्याप्त समय नहीं होता। लेकिन अब 4-5 दिन की देरी से अर्जुन कपूर को बेहतर योजना बनाने का समय मिल गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर मुझे 4-5 दिन और मिलते हैं तो मेरी संपत्ति 20 अरब से भी अधिक हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं योंगताई रियल एस्टेट ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरधारक बन सकता हूं। अगर अर्जुन कपूर योंगताई रियल एस्टेट ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरधारक बन जाते हैं तो उनका आत्मविश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। धन्यवाद वेदिका, ये खबर देने के लिए। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें उचित इनाम दूंगा। अगर तुम्हें किसी को धन्यवाद देना है तो मुझे नहीं बल्कि ईशा को दो। कभी कभी मैं तुम्हारी किस्मत पर जलती हूँ। तुम कितने भाग्यशाली हो कि ईशा जैसी लड़की तुम्हारे जीवन में है। वेदिका पटेल ने मजाक में कहा। सच कहूं तो अगर ईशा न होती तो मैं शायद तुम्हारी मदद नहीं करती। हाँ, अर्जुन कपूर हल्का सा हंसे। ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ। अगर मुझे कोई नई जानकारी मिलेगी तो मैं तुरंत तुम्हें बताऊंगी। इसके साथ ही वेदिका पटेल ने फ़ोन काट दिया। दूसरी ओर सृष्टि कपूर ने अर्जुन को फ़ोन किया। अर्जुन, दादाजी अचानक कोलकाता चले गए हैं। क्या? अर्जुन कपूर हैरान रह गए। हाँ, और जाने से पहले उन्होंने अंजलि कपूर को आदेश दिया कि सुगंधा टॉवर की बुकिंग कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी जाए।
तो इसका मतलब है कि अब अर्जुन कपूर को पक्का यकीन हो गया कि हर्षित चौधरी की यात्रा स्थगित होने की वजह से ही कपूर परिवार को अपनी योजना में बदलाव करना पड़ा है। हाँ, चाहे कपूर परिवार कितनी भी कोशिश कर ले, वे मेरी योजनाओं को विफल नहीं कर सकते। अर्जुन कपूर ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अब मेरे पास तैयारी के लिए और भी समय है। उस रात अर्जुन कपूर ने चैन की नींद ली। अगली सुबह सिस्टम का नया इनाम। जैसे ही अर्जुन कपूर सुबह उठे, सिस्टम का नोटिफिकेशन बज उठा। डिंग, 11वें दिन का इनाम, वैंकाई इंटरनेशनल होटल 100% स्वामित्व। क्या मुझे वैंकाई इंटरनेशनल होटल मिला? वैंकाई इंटरनेशनल होटल मुंबई का सबसे शीर्ष 5 सितारा होटल। 52 मंजिला इमारत, 373 शानदार कमरे, 3 विशाल बॉलरूम, हर हॉल में 1000 मेहमानों की क्षमता, 6 बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल, टॉप रेटेड रेस्तरां, 1000 जोड़ वर्ग मीटर का स्पा। वाह, ये होटल 1.3-1.4 अरब का था। अगर यह होटल मिला है तो मेरी कुल संपत्ति अब 15 अरब के करीब होगी। लेकिन अर्जुन कपूर को थोड़ी निराशा हुई। अगर मेरी संपत्ति 15 अरब से थोड़ी अधिक होती तो और अच्छा होता। तभी अचानक फ़ोन बजा। फ़ोन पर यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के अध्यक्ष सुरेश नायर थे। श्री अर्जुन, क्या आप दोपहर को उपलब्ध हैं? हमने विनहेक सॉफ्टवेयर ग्रुप के प्रोजेक्ट को हासिल करने की आपकी योजना अन्य शेयरधारकों को बताई है। वे आपसे मिलना चाहते हैं। बस आपको एक साधारण बातचीत करनी होगी। अर्जुन कपूर इस पर विचार कर ही रहे थे कि डिंग, नया टास्क जारी, योंगताई रियल एस्टेट ग्रुप में जाएं और अन्य शेयरधारकों को मनाएं। टास्क समय 5 घंटे। इनाम 2 उच्च स्तरीय आवासीय इमारतें, 300 करोड़ मूल्य। अनुभव अंक 53। क्या सिस्टम ने मेरी इच्छा पूरी कर दी? अब अगर अर्जुन कपूर इस टास्क को पूरा कर लेते तो उनकी संपत्ति 15 अरब से अधिक हो जाती। ठीक है श्री सुरेश, मैं दोपहर में मिलने आऊँगा, अर्जुन कपूर ने जवाब दिया। अब लड़ाई शुरू हो चुकी थी। समय तेजी से बीता और दोपहर 2 बजे अर्जुन कपूर सीधे योंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के लिए निकल पड़े। अध्याय 49। योंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के चेयरमैन कार्यालय में कंपनी के कुछ प्रभावशाली शेयरधारक पहले ही पहुंच चुके थे। सोफे पर बैठे हुए वे सुरेश नायर की बात ध्यान से सुन रहे थे। दोस्तों, अगर हम विनहेक सॉफ्टवेयर ग्रुप का ये प्रोजेक्ट जीत जाते हैं तो हमें अरबों का मुनाफा होगा। आप सभी इस कंपनी के बड़े शेयरधारक हैं। इस प्रोजेक्ट से आपको भी बड़ा लाभ होगा। क्या आप इस मौके को छोड़ना चाहेंगे? मूल रूप से बाकी सभी शेयरधारक सहमत हो चुके थे, लेकिन अब तक का सबसे बड़ा रोड़ा प्रमोद सक्सेना था। योंगताई रियल एस्टेट ग्रुप का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक प्रमोद सक्सेना अत्यधिक सावधान और डरपोक व्यक्ति था। इस प्रोजेक्ट से मुनाफा बहुत बड़ा है, लेकिन समस्या यह है कि यह हमें कपूर परिवार के खिलाफ खड़ा कर देगा। आप सब जानते हैं कि कपूर परिवार कितना ताकतवर है, खासतौर पर विजय कपूर। वह कितना खतरनाक और चालाक व्यक्ति है, ये बताने की जरूरत नहीं है। प्रमोद सक्सेना ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ, डायरेक्टर प्रमोद सही कह रहे हैं। कपूर परिवार से दुश्मनी लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। कार्यालय में कुछ अन्य शेयरधारकों ने भी प्रमोद सक्सेना की बात से सहमति जताई। तुम लोग हमेशा डरते क्यों रहते हो? सुरेश नायर ने झुंझलाकर कहा। अगर हर चीज से डरते रहे तो कंपनी का विकास कैसे होगा? यह अरबों का मुनाफा है। अगर हम ये प्रोजेक्ट हासिल कर लेते हैं तो हमें कपूर परिवार की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। सही कहा, लेकिन ये तब होगा जब हम जीतेंगे। अगर हम हार गए और कपूर परिवार को नाराज कर दिया तो वे बदला जरूर लेंगे। क्या आप लोग वाकई इस खतरे को उठाने के लिए तैयार हैं? प्रमोद सक्सेना ने सवाल किया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। पूरे कार्यालय में सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि सुरेश नायर भी कुछ नहीं कह पाए। तभी अचानक, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें हारने का कोई कारण नहीं है। सभी ने चौंक कर देखा। अर्जुन कपूर कमरे में दाखिल हो चुके थे। डायरेक्टर अर्जुन आ चुके हैं। सुरेश नायर ने सबका परिचय करवाया। यह अर्जुन कपूर हैं, हमारे ग्रुप के तीसरे सबसे बड़े शेयरधारक। और यह है प्रमोद सक्सेना, हमारे ग्रुप के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक। बैठक शुरू होते ही प्रमोद सक्सेना ने तुरंत अर्जुन कपूर पर सवाल दागा। डायरेक्टर अर्जुन, मैंने सुना है कि आप पहले कपूर परिवार का हिस्सा थे, लेकिन आपने उनसे नाता तोड़ लिया। अब ये जो प्रोजेक्ट है उसे जीतने की पहल भी आपने ही की थी और आप ही इसके मुख्य संचालक हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, अर्जुन कपूर ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप नाकाम हो गए तो क्या होगा? आप तो पहले ही कपूर परिवार से अलग हो चुके हैं, आपके लिए कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन हमारे लिए, अगर हम हार गए तो कपूर परिवार हमारे खिलाफ हो जाएगा और हमारी कंपनी संकट में पड़ जाएगी। प्रमोद सक्सेना ने गहरी आवाज में कहा। तुम क्यों मान रहे हो कि हम हारेंगे? अर्जुन कपूर ने मुस्कुराकर पूछा। क्योंकि मुझे आपकी ताकत पर भरोसा नहीं है। आप बहुत युवा हैं, मैं नहीं मानता कि आप कपूर परिवार को हराने की क्षमता रखते हैं।
हम अर्जुन कपूर बिना कुछ कहे अपनी जेब से पानी पीने के लिए खड़े हुए। तभी टप, अचानक उनकी जेब से एक कार्ड गिर पड़ा। अरे! एक शेयरधारक ने उसे उठाने के लिए झुककर देखा, लेकिन जब उन्होंने कार्ड को देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। या भगवान! शेयरधारक पूरी तरह से हिल गए थे। क्या हुआ? बाकी सब भी आश्चर्य में पड़ गए। लाओ लियू, तुम इतने चौंक क्यों गए? ये प्रथम रॉयल बैंक ऑफ भारत का मास्टर कार्ड ब्लैक कार्ड है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या डायरेक्टर अर्जुन, क्या ये ब्लैक कार्ड आपका है? हाँ, लगता है जेब से गिर गया था। धन्यवाद। अर्जुन कपूर ने निश्चिंतता से कार्ड वापस लिया। क्या डायरेक्टर अर्जुन के पास प्रथम रॉयल बैंक ऑफ भारत का मास्टर कार्ड ब्लैक कार्ड है? पूरे मुंबई में शायद ही किसी के पास ये कार्ड हो। अब समझ आया कि डायरेक्टर अर्जुन इतनी आत्मविश्वास से बात क्यों कर रहे थे। अब सभी शेयरधारकों का संदेह पूरी तरह दूर हो चुका था। डायरेक्टर अर्जुन, मैं अब आपकी योजना का समर्थन करता हूँ। मैं भी सहमत हूँ। मैं भी इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहता हूँ। यहाँ तक कि प्रमोद सक्सेना भी झिझकते हुए बोले। युवा पीढ़ी वाकई बहुत मजबूत हो गई है। डायरेक्टर अर्जुन, मैं भी आपकी योजना से सहमत हूँ। डिंग, कार्य पूरा हुआ। योंगताई रियल एस्टेट ग्रुप में अन्य शेयरधारकों को मनाना। बधाई हो, आपको 2 उच्च स्तरीय आवासीय इमारतें 300 करोड़ मूल्य मिली। बधाई हो, आपको 53 अनुभव अंक मिले। अब मेरी कुल संपत्ति 15 अरब पार कर चुकी है। अब अर्जुन कपूर पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन चुके थे। अब मुझे अगले स्तर पर जाने के लिए बस 1500 अनुभव अंक चाहिए। अगर यह हो गया तो मेरा सिस्टम अगले स्तर पर पहुंच जाएगा और मेरी दैनिक आय अरबों में होगी। अब अर्जुन कपूर के लिए समय आ गया था कि वे अपने अगले कदम की योजना बनाएं। बैठक सफलतापूर्वक खत्म होने के बाद अर्जुन कपूर एक बहुत ही विशेष जगह की ओर रवाना हो गए। अध्याय 50। अर्जुन कपूर जिस स्थान पर पहुंचे वह सुगंधा टॉवर था। यहीं पर कुछ दिनों बाद कपूर परिवार और वनहेक सॉफ्टवेयर ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हर्षित चौधरी की गुप्त बैठक होने वाली थी। लेकिन अब अर्जुन कपूर खुद सुगंधा टॉवर के मालिकों में से एक थे। गुप्त तैयारी शुरू। अंदर जाते ही अर्जुन कपूर ने तुरंत टॉवर के प्रबंधक को बुलाया। उनकी योजना का एक हिस्सा यहीं पर अमल में लाया जाना था। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ खास व्यवस्थाएं करो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कपूर परिवार को मेरे आने की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। चिंता मत कीजिए श्री अर्जुन, मैं तुरंत व्यवस्थाएं करवा दूंगा। कल दोपहर तक 80% काम पूरा हो जाएगा। आप जब चाहें आकर निरीक्षण कर सकते हैं। और रही बात गोपनीयता की, कपूर परिवार को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। अच्छा, मैं अगले 2 दिनों में आकर जांच करूंगा। अब इंतजार का समय था। अगली सुबह नया इनाम। अर्जुन कपूर अभी सोकर उठे ही थे कि सिस्टम का नोटिफिकेशन बज उठा। डिंग, 12वें दिन का इनाम, गौरव इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स 100% स्वामित्व। क्या गौरव इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स? यह मुंबई का सबसे बड़ा और सबसे भव्य गोल्फ कोर्स था। 18 होल चैंपियनशिप लेवल गोल्फ कोर्स, 72 पार्स को मानक, मुंबई के सबसे बड़े व्यापारियों और नेताओं का पसंदीदा स्थान, कई करोड़पतियों और उच्च वर्ग के लोगों का निजी क्लब। वाह, अब मैं इस पूरे गोल्फ कोर्स का मालिक हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसकी कुल कीमत 1.7 अरब रुपये से अधिक है। अब अर्जुन कपूर की कुल संपत्ति 17 अरब के करीब पहुंच चुकी थी। बस कुछ ही दिनों में मेरी कुल संपत्ति 20 अरब को पार कर जाएगी। दोपहर का समय, नया विचार। अर्जुन कपूर लंच के लिए बाहर जाने वाले थे, तभी उन्होंने सोचा, वैसे मेरे वेंकाई इंटरनेशनल होटल में एक हाई एंड रेस्तरां भी है। कल ही मुझे ये होटल मिला था, लेकिन मैं अब तक वहां गया नहीं हूं। क्यों न वहां जाकर खाना खाया जाए और होटल का निरीक्षण भी कर लिया जाए। यही सोचकर अर्जुन कपूर अपनी रोल्स रॉयस फैंटम में बैठे और वेंकाई इंटरनेशनल होटल के लिए रवाना हो गए। होटल लॉबी में अप्रत्याशित मुठभेड़। जैसे ही अर्जुन कपूर वेंकाई इंटरनेशनल होटल की लॉबी में पहुंचे, उन्होंने एक परिचित व्यक्ति को होटल मैनेजर से बहस करते देखा। वह कोई और नहीं बल्कि ईशा पटेल थीं। ईशा, क्या हुआ? अर्जुन कपूर आश्चर्य से उनके पास गए। अर्जुन, ईशा पटेल थोड़ी हैरान हुई। वेंकाई इंटरनेशनल होटल ने हमारे साथ धोखा किया है, इसलिए मैं यहाँ बहस करने आई हूँ। धोखा? अर्जुन कपूर ने भौहें चढ़ाईं। क्या हुआ? असल में कल पटेल ग्रुप के निर्देश पर विभिन्न शाखाओं के दर्जनों प्रतिनिधि मुंबई आ रहे हैं। उन्हें यहाँ 3 दिन तक अध्ययन के लिए रुकना था। मैंने 1 हफ्ते पहले उनके लिए वेंकाई इंटरनेशनल होटल में कमरे बुक किए थे, लेकिन आज होटल का स्टाफ कह रहा है कि हमारी बुकिंग फेल हो गई और अब कोई कमरा उपलब्ध नहीं है। क्या? अर्जुन कपूर की आंखें सिकुड़ गईं। मैडम, हमें खेद है, ये गलती हमारे इंटर्न की थी। उसने आपकी बुकिंग सही ढंग से दर्ज नहीं की, इसलिए यह समस्या हुई। हमने उसे निकाल दिया है। फिर से इंटर्न का बहाना। ईशा पटेल ने गुस्से में अपनी भौहें चढ़ा लीं। हर बार जब भी कोई गड़बड़ होती है तो सारी गलती इंटर्न पर डाल दी जाती है। क्या सच में यह इंटर्न की गलती थी?
अर्जुन कपूर ने अब अपनी गंभीर आवाज में कहा। ये जी हाँ, होटल लॉबी मैनेजर ने घबराते हुए जवाब दिया। इसके हाव भाव से साफ दिख रहा है कि यह झूठ बोल रहा है। अब तुम मुझे एक साफ जवाब दोगे? ईशा पटेल ने जोर देकर कहा। मैडम, हमने पहले ही माफ़ी मांग ली है, आपको और क्या चाहिए? अब ये बहस मत कीजिए। लॉबी मैनेजर ने ईशा पटेल को ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। ओह, अब तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? ईशा पटेल गुस्से में हंस दी। जनरल मैनेजर को बुलाओ, एक शक्तिशाली आवाज़ गूंजी। अर्जुन कपूर अब तक चुपचाप खड़े थे, लेकिन अब उन्होंने आगे बढ़कर आदेश दिया। क्या? लॉबी मैनेजर थोड़ा चौंक गया। तुम होते कौन हो जो मुझे मेरे बॉस को बुलाने के लिए कह रहे हो? क्योंकि मैं ही इस होटल का मालिक हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। क्या? लॉबी मैनेजर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आप मजाक कर रहे हैं, है ना? लॉबी मैनेजर ने डरते हुए पूछा। नहीं, और क्या तुम्हें कोई और प्रमाण चाहिए? अर्जुन कपूर ने शांत लेकिन तीखे स्वर में कहा। नहीं, कृपया इंतज़ार करें, मैं तुरंत जनरल मैनेजर को बुलाता हूँ। लॉबी मैनेजर भागता हुआ जनरल मैनेजर को बुलाने गया। 3 मिनट बाद, श्री अर्जुन, होटल का जनरल मैनेजर घबराया हुआ दौड़ता आया। मुझे नहीं पता था कि आप होटल में आए हैं। कृपया बैठिए, हम आपकी तुरंत सेवा करेंगे। अब देखता हूँ ये खेल कहाँ तक जाता है। अध्याय 51। होटल के महाप्रबंधक दीपक अग्रवाल तेजी से लॉबी में आए और विनम्रता से बोले। नमस्कार श्री अर्जुन, मैं वेंकाई इंटरनेशनल होटल का महाप्रबंधक दीपक अग्रवाल हूँ। मैनेजर दीपक, क्या तुम्हें पता है कि ईशा पटेल ने एक हफ्ते पहले यहाँ दर्जनों कमरे बुक किए थे? अर्जुन कपूर ने सीधे सवाल किया। क्या? दीपक अग्रवाल हैरान रह गए। ईशा कौन? फिर उन्होंने ईशा पटेल को अर्जुन कपूर के बगल में खड़े देखा और तुरंत स्थिति समझ गए। ओह, बॉस ईशा कहकर सीधे उनका नाम ले रहे हैं। क्या बॉस और ईशा पटेल के बीच कोई खास रिश्ता है? दीपक अग्रवाल के मन में तुरंत कई सवाल दौड़ने लगे। नहीं बॉस, मुझे इस बुकिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं कसम खाता हूँ। दीपक अग्रवाल ने झट से जवाब दिया। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता? ईशा पटेल गुस्से में भड़क उठी। मैंने एक हफ्ते पहले बुकिंग करवाई थी। अब जब प्रतिनिधियों को कल आना है तो तुम कह रहे हो कि कोई कमरा नहीं बचा। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें इसकी कोई खबर भी नहीं। ये सच नहीं हो सकता। दीपक अग्रवाल के माथे पर पसीना आ गया। मुझे जांच करनी होगी श्री अर्जुन। अगर आपने कमरे बुक किए थे तो वह जानकारी रिकॉर्ड में ज़रूर होगी। अगर बुकिंग गायब हुई है तो इसका मतलब है कि किसी ने जानबूझकर इसे हटाया है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि किसी ने जानबूझकर बुकिंग रद्द करवाए? अर्जुन कपूर ने गंभीर स्वर में पूछा। जी हाँ बॉस, बिना किसी के आदेश के हमारी होटल प्रणाली में कोई बुकिंग अपने आप गायब नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि किसी ने इसे मैन्युअली हटाया है। अच्छा, तो पता करो। अर्जुन कपूर ने कड़े स्वर में आदेश दिया। मुझे बताओ कि किसने ये हरकत की है। दीपक अग्रवाल ने तुरंत होटल के आईटी विभाग को बुलाया और सभी लॉग्स की जांच करने को कहा। कुछ ही मिनटों बाद होटल आईटी विभाग का एक कर्मचारी भागता हुआ आया और घबराए आवाज में बोला। बॉस, हमें पता चल गया कि किसने बुकिंग हटाई। कौन है वह? अर्जुन कपूर ने सख्त लहजे में पूछा। लॉबी मैनेजर, यही व्यक्ति जिसने पहले ईशा पटेल को अनसुना किया था। वह होटल की प्रणाली में घुसकर बुकिंग को मैन्युअली हटाने का जिम्मेदार है। क्या? ईशा पटेल और दीपक अग्रवाल एक साथ चौंक गए। इसका मतलब है कि यह सब जानबूझकर किया गया है। लॉबी मैनेजर, तुम्हें मेरी बुकिंग हटाने का आदेश किसने दिया? ईशा पटेल ने गुस्से में सवाल किया। मुझे नहीं पता। लॉबी मैनेजर घबरा गया। ये सिर्फ एक गलती थी। मुझे नहीं पता कि बुकिंग कैसे गायब हो गई। बकवास, अर्जुन कपूर ने गंभीर आवाज में कहा। आईटी डिपार्टमेंट के अनुसार तुमने खुद होटल की प्रणाली में जाकर बुकिंग हटाई है। अब सच सच बताओ कि तुम्हें किसने ऐसा करने के लिए कहा। मुझे छोड़ दीजिए बॉस, मैं कुछ नहीं कह सकता। लॉबी मैनेजर पसीने पसीने हो गया और कांपने लगा। ओह, अब मैं और भी दिलचस्पी लेने लगा हूँ। अर्जुन कपूर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैनेजर दीपक, इस आदमी को तुरंत बर्खास्त कर दो। इसके अलावा सुरक्षा टीम इसे पकड़कर होटल से बाहर निकाल दे। जी बॉस। दीपक अग्रवाल ने तुरंत सुरक्षा टीम को बुलाया। सुरक्षाकर्मी तुरंत आए और लॉबी मैनेजर को घसीटते हुए बाहर ले गए। और अब अर्जुन कपूर ने दीपक अग्रवाल की ओर देखा। सभी बुकिंग को तुरंत बहाल करो। ईशा पटेल और उनके प्रतिनिधियों के लिए जो कमरे बुक किए गए थे उन्हें तुरंत उपलब्ध करवाओ। जी बॉस। दीपक अग्रवाल ने तुरंत होटल स्टाफ को आदेश दिया। कुछ ही मिनटों में सभी कमरे ईशा पटेल के नाम पर फिर से बुक कर दिए गए। धन्यवाद अर्जुन, ईशा पटेल ने आभार व्यक्त किया। अगर तुम न होते तो मुझे इस होटल से कोई समाधान नहीं मिलता। अभी तो बस शुरुआत है। अब मुझे ये भी पता करना है कि इस बुकिंग को हटाने के पीछे कौन था।
अगर किसी ने इसे जानबूझकर किया है तो निश्चित रूप से इसका कोई बड़ा कारण होगा। अर्जुन कपूर ने गहरी सांस ली और सोचा, अब मुझे इस मामले की तह तक जाना होगा। अध्याय 52, नया कार्य पूरा हुआ। डिंग, कार्य जारी, थोड़ी देर आराम करें, करण चौहान के अनुरोध को स्वीकार करें और गौरव इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स जाएं। कार्य समय 3 घंटे। कार्य इनाम, एक वर्ल्ड क्लास सुपरकार एस्टन मार्टिन ONE 77। कार्य इनाम 57 अनुभव अंक। वाह, ये तो जबरदस्त इनाम है। अर्जुन कपूर की नींद तुरंत उड़ गई। अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं इस समय सबसे ज्यादा क्या चाहता हूं, तो जवाब एक ही होगा, सिस्टम को लेवल 2 पर अपग्रेड करना। एक बार अपग्रेड हो गया तो मेरी रोजाना मिलने वाली इनाम राशि और बढ़ जाएगी। इससे मुझे कपूर परिवार को पछाड़ने और अंबानी ग्रुप के बराबर पहुंचने में आसानी होगी। जितने ज्यादा टास्क उतना ज्यादा फायदा। और इस बार इनाम में एस्टन मार्टिन ONE 77। ये दुनिया की सबसे महंगी सुपरकारों में से एक है। पूरे विश्व में सिर्फ 77 गाड़ियां हैं। भारत में केवल 5 ही मौजूद हैं। इसकी कीमत 50 से 60 करोड़ रुपए के बीच है। इसकी टॉप स्पीड 354 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह मात्र 3.5 सेकंड में 0-100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। मेरी लैम्बोर्गिनी के आगे तो ये गाड़ी एक शेर के समान है। करण, किस गोल्फ कोर्स पर जाना है? अर्जुन कपूर ने करण चौहान से पूछा। बिल्कुल, गौरव इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स। करण चौहान ने झट से जवाब दिया। वाह, अपने ही कोर्स में जाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, मिलते हैं दोपहर 2:30 बजे। अर्जुन कपूर ने मैसेज भेज दिया। दोपहर 2 बजे अर्जुन कपूर ने अपनी लैम्बोर्गिनी स्टार्ट की और गौरव इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स की ओर बढ़ चले। गोल्फ कोर्स पर करण चौहान और उसके कुछ दोस्त पहले से ही गेट के बाहर इंतजार कर रहे थे। करण, क्या तुम्हारा बड़े भाई सच में इतना ताकतवर है? हाँ भाई, तुम पक्का कोई झूठी कहानी तो नहीं सुना रहे? करण चौहान के दोस्तों को उसकी बातों पर थोड़ा शक था। तुम लोगों को शक क्यों हो रहा है? मेरा बड़ा भाई अर्जुन कपूर एकदम बॉस है। उसकी ताकत वही है जो सुरेश नायर की है। करण चौहान ने गर्व से सीना चौड़ा कर लिया। क्या, सुरेश नायर के बराबर? अब तो करण चौहान के दोस्तों के मन में अर्जुन कपूर के लिए और भी ज्यादा इज्जत बढ़ गई। करण, जब तुम्हारे बड़े भाई आएंगे तो हमारी उनसे जरूर मुलाकात करवाना। हाँ, हमें भी ऐसे बड़े आदमी से मिलने का मौका मिले। बिल्कुल, लेकिन तभी एक तंज भरी आवाज आई। करण, तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? सामने से एक दुबला पतला लड़का अपने कुछ लोगों के साथ आगे बढ़ रहा था। ये लड़का था निखिल चौधरी, करण चौहान का सबसे बड़ा दुश्मन। अरे, अगर कोई सच में बहुत ताकतवर है तो वह मेरा बड़ा भाई है। विशाल देशमुख, वह स्वाद ग्रुप यम ब्रांड्स का भविष्य का उत्तराधिकारी है। तुम्हारा तथाकथित बड़ा भाई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात, मेरा भाई गौरव इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स का टॉप डायमंड मेंबर है। क्या तुम्हारा बड़ा भाई इसकी बराबरी कर सकता है? विशाल देशमुख, करण चौहान उपहास से हंस दिया। वह मेरे बड़े भाई के सामने कुछ भी नहीं है। चलो देखते हैं तुम्हारे बड़े भाई की क्या औकात है। तभी एक लैम्बोर्गिनी धीरे धीरे गेट के पास रुकी। लो देखो, मेरे बड़े भाई आ गए। करण चौहान खुशी से चिल्लाया। हा, मैं तो सोच रहा था कि कोई बड़ी हस्ती होगी, लेकिन ये तो सिर्फ एक पुरानी लैम्बोर्गिनी लेकर आया है। निखिल चौधरी जोर से हंसा। अरे, मेरे बड़े भाई विशाल देशमुख के पास 20 करोड़ की बुगाटी वेरॉन है। तुम्हारा बड़ा भाई क्या कर सकता है? हाँ, विशाल देशमुख की बराबरी कोई नहीं कर सकता। निखिल भाई सही कह रहे हैं। निखिल के दोस्तों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। तभी डिंग, कार्य पूरा हुआ। इनाम, एक वर्ल्ड क्लास सुपरकार एस्टन मार्टिन ONE 77। इनाम 57 अनुभव अंक। वाह, आखिरकार मिल गई। अर्जुन कपूर मुस्कुराए। अचानक फोन की घंटी बजी। नमस्ते, क्या ये श्री अर्जुन कपूर हैं? आपका नया एस्टन मार्टिन ONE 77 डिलीवर कर दिया गया है। क्या, एक एस्टन मार्टिन ONE 77? निखिल चौधरी भौंचक का रह गया। अबे, यह मजाक कर रहा है क्या? एस्टन मार्टिन ONE 77 पूरी दुनिया में सिर्फ 77 हैं। भारत में तो केवल 5 ही मौजूद हैं। क्या तुमने अभी अभी एक एस्टन मार्टिन ONE 77 खरीदी? करण चौहान के दोस्त हैरान रह गए। तभी एक शानदार बुगाटी वेरॉन वहां आकर रुकी। गाड़ी में से विशाल देशमुख बाहर निकला। क्या विशाल देशमुख अर्जुन कपूर को नीचा दिखा पाएगा, या फिर अर्जुन कपूर एक और बड़ा झटका देने वाले हैं? जानने के लिए सुनते रहिए अगले अध्याय। अध्याय 53। विशाल देशमुख अपनी बुगाटी वेरॉन से उतरा और तेजी से आगे बढ़ा। जब उसने निखिल चौधरी और उसके बाकी साथियों के चेहरे पर अजीब से हाव भाव देखे तो वह हैरानी से पूछने लगा, यहाँ क्या हो रहा है? विशाल भाई, आप विश्वास नहीं करेंगे, यह अर्जुन कपूर करण चौहान का बड़ा भाई है। इसने अभी अभी एक एस्टन मार्टिन ONE 77 खरीदी है। क्या? विशाल देशमुख का चेहरा तुरंत बदल गया। क्या तुम अर्जुन कपूर हो, अग्रवाल ग्रुप के बड़े शेयरधारक?
विशाल देशमुख ने सीधे अर्जुन से सवाल किया। हाँ, मैं ही हूँ, अर्जुन कपूर ने शांत स्वर में जवाब दिया। अग्रवाल ग्रुप और पटेल ग्रुप एक ही पक्ष में हैं, मतलब यह आदमी हमारा दुश्मन है। विशाल देशमुख को अपने दादाजी से मिली चेतावनी याद आ गई। स्वाद ग्रुप और अग्रवाल ग्रुप के बीच टकराव पहले से ही शुरू हो चुका था। और सबसे बुरी बात, यही अर्जुन कपूर था जिसने पटेल ग्रुप की ईशा पटेल की मदद की थी, जिसके कारण हमारा पूरा प्लान फेल हो गया। बकवास, आज तो इसका घमंड तोड़ना ही होगा। विशाल देशमुख के मन में गुस्से की लहर उठी। अगर मैंने इसे आज नीचा नहीं दिखाया तो मेरा नाम विशाल देशमुख नहीं। तो तुम वही आदमी हो जिसने हमारे प्लान को बिगाड़ा। ईशा पटेल की मदद करके तुमने बड़ी गलती कर दी, विशाल देशमुख ने सख्त लहजे में कहा। गलती? मुझे तो ये लगता है कि मैंने सही किया। अर्जुन कपूर मुस्कुराया। वैसे भी तुम लोग धोखेबाजी करके ही आगे बढ़ते हो, है ना? तुम? विशाल देशमुख का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे टक्कर ले सकते हो? टक्कर? अब तक तो मैं तुम्हें अपनी लिस्ट में भी नहीं रखता था, अर्जुन कपूर ने हाथ बांधते हुए जवाब दिया। अर्जुन कपूर, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। विशाल देशमुख के चेहरे पर क्रोध भरी मुस्कान आई। ठीक है, अगर तुम इतने बड़े आदमी हो तो क्यों न इसे खेल में तय किया जाए। गोल्फ खेलो, अगर तुम जीत गए तो मैं मान लूंगा कि तुम मुझसे ऊपर हो। अगर मैं हार गया? अर्जुन कपूर ने मजाकिया अंदाज में पूछा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें सार्वजनिक रूप से मेरे सामने झुकना होगा, विशाल देशमुख ने घमंड से कहा। और अगर मैं जीत गया? अर्जुन कपूर ने गहरी मुस्कान दी। तब मैं तुम्हें अग्रवाल ग्रुप के खिलाफ हाथ नहीं उठाने दूंगा, विशाल देशमुख ने घुटने पर हाथ मारते हुए जवाब दिया। तो यह एकदम सही सौदा है, अर्जुन कपूर ने शांति से सिर हिलाया। चलो देखते हैं कौन असली विजेता है। अध्याय 54। डिंग। कार्य जारी। किसी भी तरह विशाल देशमुख को 500 करोड़ की शर्त लगाने के लिए मनाएं। कार्य इनाम: शीर्ष गोल्फ कौशल। कार्य इनाम: 50 अनुभव अंक। अरे ये तो जबरदस्त इनाम है। अर्जुन कपूर थोड़ा चौंक गया। वैसे भी मेरा गोल्फ अच्छा है, लेकिन अब ये टॉप लेवल हो जाएगा। पापा को गोल्फ बहुत पसंद था और बचपन में मैंने भी सीखा था, लेकिन चूंकि हमें कभी गौरव इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स जाने का मौका नहीं मिला, मेरा अभ्यास कम हो गया था। अब तो 100% जीत पक्की है। 500 करोड़ की कमाई और अनुभव अंक भी मिल रहे हैं, ये तो बोनस है। विशाल देशमुख की दुविधा। तो क्या हुआ, डर गए? अर्जुन कपूर ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। विशाल देशमुख तनाव में था। 500 करोड़ बहुत बड़ी रकम थी। उसके पास सिर्फ 70-80 करोड़ थे। अगर उसे 500 करोड़ लगाने हैं तो उसे IOU ऋण पत्र लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं जीत गया तो 500 करोड़ रुपये, एक एस्टन मार्टिन ONE 77, पापा और दादाजी की नज़रों में इज्जत। ठीक है, लेकिन मैं शर्त और बढ़ाना चाहता हूँ, विशाल देशमुख गंभीरता से बोला। क्या शर्त? अर्जुन कपूर ने पूछा। जो हारेगा उसे खुद को जोकर बोलना होगा और उसका वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करना होगा। वाह, अब मज़ा आएगा। ठीक है, मैं सहमत हूँ, अर्जुन कपूर ने मुस्कराते हुए कहा। डिंग। कार्य पूरा हुआ। विशाल देशमुख को 500 करोड़ की शर्त लगाने के लिए राजी किया। इनाम: शीर्ष गोल्फ कौशल। इनाम: 50 अनुभव अंक। अब तो ये खेल एक तरफा हो गया। अब अर्जुन कपूर के दिमाग में गोल्फ की अद्भुत तकनीकें उतर आईं। अब देखते हैं असली खिलाड़ी कौन है। शर्त को लिखित रूप में तैयार किया गया और दोनों ने हस्ताक्षर और अंगूठा लगा दिया। अब ये कानूनी रूप से मान्य शर्त बन चुकी थी। गोल्फ मुकाबला शुरू। पहला राउंड। विशाल देशमुख ने 210 मीटर तक बॉल मारी। 3 शॉट में होल पूरा किया। -1 स्कोर। वाह, विशाल भाई गजब खेल रहे हैं। 3 शॉट में होल पूरा कर लिया। अब अर्जुन कपूर की बारी। पहला शॉट 270 मीटर तक मारा। दूसरा शॉट सीधा होल में, सिर्फ 2 शॉट में पूरा किया। भाई वाह, ये तो मास्टर खिलाड़ी हैं। 2 शॉट में होल। दूसरा राउंड। अब विशाल देशमुख और भी सावधानी से खेला। पहला शॉट 280 मीटर, दूसरा शॉट सीधा होल में। वाह, इस बार इसने बराबरी कर ली। विशाल देशमुख संतोष से मुस्कुराया। अब अर्जुन कपूर की बारी। पहला शॉट सीधा होल में, सिर्फ 1 शॉट में पूरा किया। हे भगवान, होल इन वन। भाई वाह, अर्जुन भाई ने सिर्फ 1 शॉट में पूरा कर दिया। यह असंभव है, ये खेल तो खत्म हो चुका है। विशाल देशमुख स्तब्ध रह गया। 500 करोड़ हार चुका था। चलो अब अपने वादे के अनुसार वीडियो बनाओ, अर्जुन कपूर हंसते हुए बोला। विशाल देशमुख का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अब मुझे पूरी दुनिया के सामने जोकर बोलना पड़ेगा। इस लड़के से दुश्मनी मोल लेना सबसे बड़ी गलती थी। विशाल देशमुख कांपते हाथों से फ़ोन उठाने लगा।